हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में ना आपका डायमेंशनल एनालिसिस का प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हम डायमेंशनल एनालिसिस में वो सारी यूजेस हम देखेंगे और बहुत ही डिटेल में और बहुत ही बेसिक लेवल पे देखेंगे। उसमें हम एक नहीं दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें कि आपका पूरा का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करूँ तो हमने जो पिछले लेक्चर में कवर किया था, जो टॉपिक हमने कवर किया था, वो कौन कौन से टॉपिक थे? आपने देखे वो लेक्चर? आप जाके देखें उस लेक्चर को। तो जब आप उस लेक्चर को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, ठीक है, और डायमेंशन क्या होती है। तो अगर मैं बात करूं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज की, तो उसमें आप जाके देखेंगे तो मैंने स्पीड से लेकर के डेंसिटी तक के फिजिकल क्वांटिटीज को कवर किया है, जिसमें हमने हर एक फिजिकल क्वांटिटीज को अच्छे से समझ लिया और बेसिक लेवल पे उसको अंडरस्टैंड किया। और मैंने उस लेक्चर में डायमेंशन के बारे में भी बताया है। तो डायमेंशन क्या होता है? फिर किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को उसके फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं हम बाय रेजिंग देयर पावर, ठीक है। तो जिस भी स्टूडेंट्स ने वो लेक्चर नहीं देखा है, ठीक है, तो जाके उसे देखें, या फिर उस लेक्चर का जो मैंने लिंक दिया हुआ है इस डिस्क्रिप्शन में, तो मैंने उसको मेंशन किया है, तो उसके पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको उस वीडियो में अगर कोई डाउट्स है तो आप उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके उसके डाउट्स क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, अपने डाउट्स मेंशन कर सकते हैं, तो मैं आपके डाउट्स जरूर क्लियर करूंगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं, आज के इस लेक्चर को हम आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम कवर करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस और उसके यूजेस। तो चलिए पढ़ते हैं हम। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं डायमेंशनल एनालिसिस में? डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस। तो डायमेंशनल एनालिसिस में सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे हम? टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन। अगर कोई फिजिकल इक्वेशन है तो डायमेंशनली करेक्ट है क्या, इसे हम चेक करेंगे, ठीक है। जिससे आपको समझ में आएगा कि अगर आपको एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में अगर आपको पूछा जाए कि ये जो इक्वेशन है जो उन्होंने दिया हुआ है, वो जो इक्वेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट है क्या, तो उसका एक प्रोसेस होता है जिससे हम चेक करते हैं कि वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, ठीक है। तो आइए समझते हैं उस प्रोसेस को एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल के साथ, ठीक है। तो पहला क्या है? टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन। तो मान लेते हैं हम एक इक्वेशन लेते हैं, ठीक है। आप नहीं जानते उस इक्वेशन के बारे में कि कैसे आया, कहाँ से आया, उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम फोकस करेंगे उसके करेक्टनेस के ऊपर कि वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। तो सपोज एक इक्वेशन लेते हैं हम, जैसे कि एक इक्वेशन आपको दिया हुआ है v इज इक्वल टू u प्लस AT, ठीक है। तो इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखें तो इस इक्वेशन में आप देखेंगे कि कितने टर्म्स हैं इस इक्वेशन में? इस इक्वेशन में 3 टर्म्स हैं। कौन कौन से टर्म्स हैं? तो ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, ऐसे 3 टर्म्स हैं इसमें। तो अगर किसी इक्वेशन को डायमेंशनली करेक्ट होना है तो क्या होना जरूरी है? उसका डायमेंशनली करेक्ट होना जरूरी है। तो ये जो हर एक टर्म है उसके डायमेंशनल, जो इसके जो डायमेंशन है वो करेक्ट है क्या, वो हमें चेक करना होगा ना, 1 बाय 1। तो इसमें पहले तो आप ये बात समझ लीजिए कि इस इक्वेशन में कितने टर्म्स हैं? इसमें 3 टर्म्स। कौन कौन से टर्म्स हैं? इट इज द फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म। इतना समझ गए आप? अब चलते हैं इसके आगे। तो आगे क्या है? मैं इसमें कुछ चीजें जो इसमें फिजिकल क्वांटिटीज है, पहले मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये क्या है आपका? ये है फाइनल वेलोसिटी। इट इज व्हाट? फाइनल वेलोसिटी। ये है फाइनल वेलोसिटी। इट इज व्हाट? इट इज द इनिशियल वेलोसिटी। इट इज द इनिशियल वेलोसिटी। इट इज व्हाट? इट इज द एक्सेलरेशन। ये क्या है? इट इज द एक्सेलरेशन। और ये जो बचा हुआ t है इसको बोलेंगे हम टाइम। इट इज व्हाट? इट इज द टाइम, ठीक है। तो ये जो 3 टर्म्स इस इक्वेशन में है और इसमें जो भी फिजिकल क्वांटिटीज है, इसको हमने देखा है कि इसके क्या कहेंगे हम? फाइनल वेलोसिटी, इसे कहेंगे हम इनिशियल वेलोसिटी, यह है एक्सेलरेशन और यह है आपका टाइम, ठीक है। तो इसके बारे में आप समझ गए।
अब हम इसके आगे बढ़ेंगे तो ये डायमेंशनली करेक्ट है, ये कैसे चेक करेंगे? तो हर एक टर्म का हमें डायमेंशन चेक करना होगा इंडिविजुअली। अगर सभी टर्म्स के डायमेंशन सेम आते हैं तभी ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगा। और अगर एक भी सिंगल टर्म का भी, कोई एक टर्म का भी अगर डायमेंशन इन दोनों के बराबर या फिर इसका इन दोनों के बराबर डायमेंशन सेम नहीं आया तो ये डायमेंशनली इनकरेक्ट कहा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? तो भाई ये है फाइनल वेलोसिटी। अब देखो ये फाइनल हो चाहे इनिशियल हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये है क्या? ये है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? ये होता है मीटर पर सेकेंड। क्या होता है ये? मीटर पर सेकेंड। तो अगर ये मीटर पर सेकेंड है तो इसका डायमेंशन क्या आएगा स्टूडेंट्स? आपने इसको अच्छी तरह से निकालना सीखा है तो क्या होगा? मीटर को हम किस में मेजर करते हैं? इसको मेजर करते हैं हम लेंथ में। तो कितना आएगा? देखो मीटर का पावर कितना है? कुछ नहीं है, मतलब 1, तो लेंथ का 1 आएगा। ये सेकंड है, सेकंड को हम किस में मेजर करते हैं? टाइम में। किसमें? टाइम। तो इसका पावर कितना है सेकंड का? -1, तो इसका भी पावर कितना आएगा? -1। तो ये हो गया डायमेंशन। किसका डायमेंशन? वेलोसिटी का। कौन सा वेलोसिटी? फाइनल वेलोसिटी। अभी हम लेते हैं दूसरा टर्म। इट इज द फर्स्ट टर्म, इट इज द सेकंड टर्म। ये सेकंड टर्म भी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है, लेकिन है तो वेलोसिटी ना, भले इनिशियल हो लेकिन है तो वेलोसिटी। तो अगेन ये वेलोसिटी आ गया, तो इसका भी यूनिट कितना आएगा? मीटर पर सेकेंड आएगा। तो सेम टू सेम वे में इसका डायमेंशन भी क्या आएगा? सेम। ठीक है, यूनिट सेम, डायमेंशन सेम। वैसे ही जो तीसरा टर्म है वो क्या है? एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई किया गया है टाइम को, तो ये एक टर्म है। तो इस केस में अगर आप देखेंगे तो a इंटू टी है, एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो सबसे पहले हम यूनिट किसका लिखेंगे स्टूडेंट्स? एक्सेलरेशन का। तो एक्सेलरेशन का यूनिट आपने डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज में अच्छी तरह से समझा हुआ है। तो कितना है ये? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये टाइम का सेकंड, सेकंड का पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो कितना आ गया ये स्टूडेंट्स? बताओ। ये आ गया आपका, बेस सेम है तो पावर्स का एडिशन, -2 + 1, तो कितना आ गया ये? मीटर सेकंड -2 + 1 -1। तो देखो ये भी आ गया मीटर पर सेकंड जैसे कि इन दोनों का था। तो इसका भी डायमेंशन कितना आएगा स्टूडेंट्स? इसका भी आएगा L1 t -1। तो जो तीनों भी टर्म्स हैं, 1 2 3, जो तीनों भी टर्म्स हैं इन सभी के डायमेंशन क्या आ रहे हैं? सेम। तो इसका भी डायमेंशन सेम, इसका भी सेम। तो इन तीनों टर्म्स का डायमेंशन सेम आ रहा है, इसलिए हम इसे कहेंगे इट इज अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन। ठीक है, तो ये क्या हुआ? डायमेंशनली करेक्ट हो गया। ठीक है, अब हम एक और एग्जांपल से इसको समझ लेंगे। एक दूसरा इक्वेशन लेते हैं हम, ठीक है, उसे हम समझते हैं कि वो डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है। चलिए समझते हैं। तो अभी हम दूसरा इक्वेशन लेते हैं। जैसे कि मैंने लिया v² u² + 2 a² इंटू टी। ठीक है, ये एक इक्वेशन हमने लिया। ठीक है, तो इसमें भी कितने टर्म्स हैं? इसमें भी कितने टर्म्स हैं? इसमें भी 3 टर्म्स हैं। पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म। ठीक है, तो ऐसे 3 टर्म्स इसमें भी हैं। तो हम तीनों के डायमेंशन चेक करते हैं। तो पहला हम चेक करेंगे क्या? तो v² हम चेक करते हैं। तो v² क्या है? v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, वेलोसिटी ही तो है। तो इसका यूनिट कितना आएगा? देखो स्क्वायर है तो पहले वेलोसिटी का यूनिट लिखते हैं हम, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ब्रैकेट का स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि v का स्क्वायर है तो यूनिट का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना आएगा स्टूडेंट से? मीटर का स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, और ये -1 × 2 -2 हो जाएगा। और इसका डायमेंशन कितना आएगा स्टूडेंट्स? L² t -2 आएगा, क्योंकि मीटर को लेंथ में और सेकंड को टाइम में। मीटर का स्क्वायर है तो लेंथ का स्क्वायर, सेकंड का -2 है तो t का भी -2 आएगा। तो ये हो गया इसका डायमेंशन पहले का। वैसे सेकंड वन, इट इज ऑल्सो वेलोसिटी। तो कौन सी वेलोसिटी है ये है इनिशियल वेलोसिटी। तो अगर ये इनिशियल वेलोसिटी है तो इसका भी यूनिट्स क्या आएगा? सेम टू सेम आएगा, क्योंकि वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड आएगा। और ब्रैकेट टू द पावर 2, क्योंकि इसका स्क्वायर है इसलिए 2।
सेम टू सेम वे में देखो सेम है सेम, इसका भी सेम टू सेम सॉल्व होगा। तो मीटर स्क्वायर सेकंड टू द पावर -2, जिसका डायमेंशन कितना आएगा L2 t -2। देखो सेम डायमेंशन आ रहा है, कितना आ रहा है, इसका सेम डायमेंशन आ रहा है। ठीक है, तो ये जो दो टर्म्स है इसका डायमेंशन तो सेम आया। अब इसका चेक करते हैं। देखो इसमें एक आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि हम 2 का क्या करें। 2 एक न्यूमेरिक वैल्यू है, तो एक किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू का डायमेंशन नहीं होता है, तो हम उसे कंसिडर ही नहीं करेंगे। तो किसको कंसिडर करेंगे, केवल फिजिकल क्वांटिटीज को। ठीक है, तो यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी क्या है, तीसरे वाले टर्म में ये है a² मल्टीप्लाइड बाय t। ठीक है, तो a² क्या, इसका यूनिट क्या होता है, एक्सेलरेशन है ना, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, इसका पावर 2, टाइम है तो टाइम का सेकंड। ठीक है, तो अगेन यहां पे कितना आएगा बताओ, मीटर का स्क्वायर -2 × 2 -4, ये सेकंड का पावर कितना, कुछ भी नहीं मतलब 1। ठीक है, अगेन आगे क्या होगा, मीटर स्क्वायर, ये बेस सेम है, पावर्स का एडिशन मतलब सेकंड -2 + 1। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा स्टूडेंट बताओ, ये आ गया आपको मीटर स्क्वायर s -2 + 1 -1। ठीक है, तो इसका डायमेंशन आप आराम से लिख लेंगे। अब मीटर है तो मीटर को किसमें, लेंथ, उसका पावर कितना 2, तो 2। ये सेकंड है तो सेकंड को किसमें मेजर करते हैं हम, टाइम में। ठीक है, तो टाइम को कितना रेस करना है, उसका पावर कितना रेस करेंगे हम, -1, जैसे कि इसका किया, तो कितना आ जाएगा ये -1। तो ऐसे 3 जो टर्म्स है उसके हमने डायमेंशन निकाले, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा कि पहला और दूसरा टर्म का डायमेंशन तो सेम आया, लेकिन तीसरे टर्म का अलग है। देखो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 तो है, लेकिन यहाँ पे -2, यहाँ पे -2 है, लेकिन यहाँ पे -1 है। तो ये दोनों तो सेम आए, लेकिन ये सेम नहीं आया। अगर ये सेम नहीं आ रहा है, इसका क्या मतलब है, ये डायमेंशनली इनकरेक्ट हो गया। सो दिस इक्वेशन इज व्हाट, इट इज द डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन। ठीक है, तो इक्वेशन क्या होगा, ये डायमेंशनली इनकरेक्ट है, डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन है ये। ठीक है, तो ये क्या हो गया, डायमेंशनली इनकरेक्ट। तो वैसे ही अगर आपको कोई भी इक्वेशन एग्जाम में दिया जाता है तो आप इसी तरह से क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, और जब आगे चल के आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो इसकी शॉर्टकट्स भी आपको पता चल जाएंगे, इसकी ट्रिक्स आपको पता चल जाएंगे। यूट्यूब पे बहुत ऐसा फ्लो चलता है कि ट्रिक्स है, इसकी ट्रिक्स है, उसकी ट्रिक्स है। अगर मैं आपको सच बताऊं तो जो स्टूडेंट्स अच्छे से स्टडी करते हैं वो अपनी ट्रिक्स खुद बनाते हैं, क्योंकि हर एक स्टूडेंट्स की अलग अलग ट्रिक होगी। किसी को कोई वे बहुत ही शॉर्ट लगेगा, किसी को दूसरा वे शॉर्ट लगेगा, किसी को बहुत अच्छा लगेगा कि भाई इस वे से हम अगर इसको सॉल्व करें तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो हर एक स्टूडेंट का अपना खुद का ट्रिक होना चाहिए कि नहीं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये ट्रिक, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये वाला ट्रिक। तो आप ट्रिक्स के चक्कर में यूट्यूब के पूरे वीडियोस ना ढूंढते फिरें, उसमें टाइम वेस्ट ना करें, अपनी प्रैक्टिस करो और अपनी खुद की ट्रिक बनाओ। ठीक है, तो अभी चलते हैं हम अगले यूजेस की तरफ चलते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कि जो फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी है उसके बीच में क्या रिलेशन बन सकता है, क्या रिलेशन हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे दूसरे यूज की तरफ। तो अगर मैं दूसरे यूज की बात करूं तो उसमें हमें क्या करना है, जो रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज है ना उनके बीच का हमें रिलेशन इस्टेब्लिश करना है। तो देखिए कैसे करते हैं हम। तो पहले तो हम लिखेंगे कि दूसरा जो सेकंड यूज है डायमेंशन में, डायमेंशनल एनालिसिस का, वो क्या है, हम लिख लेते हैं, वो है टू establish the relation between related physical quantity। ठीक है, टू establish द रिलेशन बिटवीन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज। तो इसके लिए भी हम एक
सिंपल पेंडुलम का एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि एक रिजिड सपोर्ट है, क्या है, एक रिजिड सपोर्ट है, यह है एक रिजिड सपोर्ट। इससे हमने एक स्ट्रिंग कनेक्ट कर रखी है जिसका लेंथ कितना है, लेंथ है L, और इसके साथ हमने एक बॉब कनेक्ट कर रखा है जिसका मास है m, जिसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्क करेगी, कितनी, g। क्यों, ड्यू टू ग्रेविटी है इसलिए g। ठीक है, अभी हमने क्या किया, इसको ऑसिलेट किया, तो ये अब गया, फिर उसी पोजीशन पे आया, फिर लेफ्ट में गया, फिर वापस उसी पोजीशन पे आया, तो एक रोटेशन कंप्लीट हुआ। तो एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए इसको कितना टाइम लगेगा, तो उस टाइम को बोलते हैं हम पीरियोडिक टाइम। इसे क्या बोलते हैं हम, पीरियोडिक टाइम, कैपिटल T। ठीक है, तो ये जो पीरियोडिक टाइम है ना, ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर, लेंथ और g के ऊपर। अभी हमने रिलेशन नहीं बताया है, लेकिन हमने ये जरूर बता दिया है कि जो पीरियोडिक टाइम है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, लेंथ और g के ऊपर। ठीक है, तो अगर ये पीरियोडिक टाइम डिपेंड करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, लेंथ और g के ऊपर। ठीक है, उसको लिखने का तरीका, जो पीरियोडिक टाइम है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डिपेंडेंट होगा किसके ऊपर, लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर। तो हमें इसके बीच का रिलेशन स्टैब्लिश करना है क्योंकि रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज हैं। देखो इस केस में ये सब क्या है, रिलेटेड है ना, तो इसके बीच का एक वैलिड हमें क्या निकालना होगा, एक वैलिड हमें इक्वेशन बनाना होगा, रिलेशन स्टैब्लिश करना होगा। तो कैसे करेंगे हम, तो देखो सबसे पहले तो आपको करना है इसके पावर असाइन करने। राइट साइड में जो भी क्वांटिटी है उसके क्या करने हैं आपको, पावर। जैसे कि इसका मैंने A लिया, इसका B पावर लिया। ठीक है, उसके बाद में हमें क्या करना है, इसका पहले हम डायमेंशन लिखेंगे। तो ये क्या है, पीरियोडिक टाइम है, तो इसका डायमेंशन क्या आएगा, m0 L0 T1। क्योंकि टाइम है तो केवल टाइम का पावर 1 आएगा, बाकी सबका 0 आएगा, क्योंकि वो है ही नहीं उसमें, तो 0 ही आएगा। ठीक है, इसके बाद लेंथ है, तो लेंथ का कितना आएगा, m0 L1 T0, क्योंकि लेंथ है तो लेंथ को लेंथ में मेजर करेंगे। दूसरा एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है स्टूडेंट्स, m0 L t माइनस 2, L1 t माइनस 2, तो ये हो गया B, और इसका क्या पावर है, A। एज इट इज हमने लिख दिया, देखो इसके डायमेंशन को लिखा और पावर एज इट इज रख दी है। अब इसके बाद ये पावर्स होंगे इसमें मल्टीप्लाई, तो देखो क्या आएगा, 0 इंटू A 0, 1 इंटू A 0 इंटू A 0, इधर क्या होगा, 0 इंटू B 0, 1 इंटू B B, माइनस 2 इंटू B माइनस 2B। इतना आ गया स्टूडेंट से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जिसके भी बेसिस सेम है उसके पावर्स को ऐड कर देंगे। तो जैसे ये मास और ये मास दोनों के बेस सेम है, इसके पावर्स क्या हो जाएंगे, ऐड। तो 0 प्लस 0 0, लेंथ है, बेस सेम है, पावर्स का एडिशन A प्लस B हो गया। वैसे ही टाइम है, तो 0 प्लस माइनस 2B माइनस 2B। समझ गए आप। इसके बाद में हम इसको एज इट इज लिख देंगे, T1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो यहां पर भी m है, यहां पर भी m है, यहां पर भी लेंथ है, यहां पर भी लेंथ है, यहां पर भी टाइम है, यहां पर भी टाइम है। अब इसके जो डायमेंशन है ना उसके हम कंपेयर करेंगे। तो ये जो मास है, इस मास के पावर से इसका मास का पावर क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे। तो 0 इज इक्वल टू 0 मिलेगा। इस केस में क्या मिलेगा, इस लेंथ को और इस लेंथ को कंपेयर करने पे पावर्स का कंपैरिजन क्या मिलेगा हमें, ये मिलेगा हमें A प्लस बी इज इक्वल टू 0, A प्लस बी इज इक्वल टू 0। वैसे ही माइनस 2B इज इक्वल टू 1, कितना मिलेगा, माइनस 2B इज इक्वल टू 1। समझ गए आप। तो B की वैल्यू कितनी मिलेगी स्टूडेंट्स, इसके ऊपर से -1/2। कितनी मिली, -1/2। अब इसकी वैल्यू आप इसमें रख दो तो A मिल जाएगा। देखो कितना मिलेगा, A -1/2 इज इक्वल टू 0। तो कितना मिलेगा, +1/2। कितना मिलेगा, +1/2।
अब इस a और b के वैल्यू आप इसमें रख दो, तो देखो क्या मिलता है आपको, t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, l। a की वैल्यू कितनी है, 1/2 मतलब हाफ, और इसका कितना है g का पावर कितना है b कितना है -12। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, देखो t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l हाफ। ये देखो ये -12 है ना, तो इसको रेसिप्रोकल में लिखना होगा, ऐसे ही लिखते हैं हम, ये माइनस में पावर है तो रेसिप्रोकल में लिखते हैं तो प्लस हो जाता है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, g हाफ। अब इसको कैसे लिखेंगे आप, ये अंडर रूट है, ये हाफ है, ये भी हाफ है, इसको कैसे लिखेंगे आप, L अपॉन G, ब्रैकेट का पावर हाफ। तो आखिरी में क्या मिला आपको, देखो क्या मिल रहा है आपको, ये हाफ है ना, हाफ को हम अंडर रूट के फॉर्म में लिखते हैं कभी भी, तो ऐसा L अपॉन G। तो T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या मिला आपको, अंडर रूट ऑफ L अपॉन G। तो ये जो रिलेशन है ना L अपॉन G, ये क्या है, एक बेसिक रिलेशन है, किसके साथ, पीरियोडिक टाइम के साथ। तो इट इज द वैलिड रिलेशन बिटवीन द पीरियोडिक टाइम, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इस तरह से जो रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज है उसके बीच में हम रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं। तो उसके लिए यही प्रोसेस है, इसी प्रोसेस के थ्रू हम इसको क्या करते हैं, स्टैब्लिश करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको पावर असाइन करना है, फिर उसके डायमेंशन लिख देने हैं, फिर उसको सॉल्व करना है आपको, पावर्स सभी को मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये मिलेगा, उसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिलेगा। ठीक है, फिर कंपैरिजन करके ये वैल्यूज मिलेंगी, फिर हर एक को आप सॉल्व कर लेंगे और फिर इसको क्या करेंगे आप, इसमें पुट कर देंगे ओरिजिनल में, ओरिजिनल इक्वेशन में। तो ए की जगह पे ये, बी की जगह पे ये। ठीक है, तो इस तरह से आपने पुट किया, उसको थोड़ा आपने मॉडिफाई किया, तो इसको आप इस तरह से लिखेंगे, पूरे ब्रैकेट का हाफ हो जाएगा, और उसके बाद में हाफ को कैसे लिखते हैं हम, अंडर रूट। तो इस तरह से हमने इस केस में जो रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज है, पीरियोडिक टाइम, लेंथ और जी, इसके बीच में हमने रिलेशन स्टैब्लिश किया। हो सकता है आपको कोई और फिजिकल क्वांटिटीज दी हो, रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज, और उसके बीच का आपको क्या निकालना हो, एक रिलेशन स्टैब्लिश करना हो, तो आपको इसी मेथड से जाना है और इसी मेथड से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये था आपका सेकंड यूज, किसका, डायमेंशनल एनालिसिस में हम डायमेंशन का सेकंड यूज दिख रहे थे। ठीक है, तो अभी तक तो आपको ये सब समझ में आया ही है। ठीक है, अगर इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, तो मैं आपको उसका आंसर जरूर दूंगा। ठीक है, अभी हम चलते हैं तीसरे यूज की तरफ, जिसमें हम क्या निकालेंगे, कन्वर्जन फैक्टर। किसका कन्वर्जन फैक्टर, सेम फिजिकल क्वांटिटीज के डिफरेंट यूनिट्स के बीच का कन्वर्जन फैक्टर। तो देखते हैं वो क्या है, चलिए। तो चलिए चलते हैं, हम तीसरा यूज देखते हैं। तो तीसरा यूज क्या है, तीसरा यूज है टू फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर, टू फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर, टू फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर between the units, between the units of same physical quantities, same physical quantity of different system of unit, of different system of units। अब आप बोलोगे सर आपने इतना बड़ा यूज लिख दिया, ठीक है, तो अभी हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो बहुत ही आसान है, हमें क्या करना है, एक फिजिकल क्वांटिटी लेनी है, ठीक है, उसके कन्वर्जन फैक्टर निकालना है, किसके बीच का, दो डिफरेंट यूनिट्स के बीच का। ठीक है, तो जैसे कि 1 जूल, ठीक है, अब ये 1 जूल, जूल क्या है, इट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, इट इज द यूनिट ऑफ वर्क डन। ठीक है, तब ये 1 जूल है, जूल एक ऐसा यूनिट है, ठीक है, इसका सीजीएस में होता है अर्ग, क्या होता है, अर्ग।
ठीक है, तो 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मेनी अर्ग्स, ये हमें पता ही नहीं, तो हमने अज्यूम किया कि कितना है x अर्ग, कितना अर्ग है x अर्ग, ये CGS यूनिट है, ये SI यूनिट है। तो जो वर्क डन है, जो एनर्जी है, ठीक है, एक CGS में लिखा, एक SI में लिखा, और ये फैक्टर है, इसको बोलते हैं हम कन्वर्जन फैक्टर। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। इसकी वैल्यू हम कैसे निकालें? तो सबसे पहले आपको लिखना होगा SI यूनिट का डायमेंशन। तो ये एनर्जी है, ये वर्क डन है, तो एनर्जी या वर्क डन का कितना आता है? ये आता है m1 L1 T माइनस 2, ठीक है। लेकिन ये SI में है, इसलिए हमने इसको लिखा 1 1 और ये 1, ठीक है। वैसे ही x अर्ग एनर्जी का ही यूनिट है, लेकिन CGS यूनिट है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे बताओ? सेम टू सेम डायमेंशन लिखेंगे, देखो, क्योंकि ये भी तो एनर्जी का यूनिट है ना। तो m1 L1 T माइनस 2, लेकिन हम इसको CGS के लिए, हम इसके लिए नोटेशन अलग लेंगे, इसको लेंगे हम 2 2, ठीक है। अब ये इस कन्वर्जन फैक्टर को मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इधर आएगा तो क्या होगा? डिवीजन में जाएगा, तो कितना आएगा? m1 L1 T माइनस 2, तो 1 1 1, डिवीजन में कितना आ जाएगा यहाँ पे बताओ? m1 L1 T माइनस 2, तो ये 2 2 2। मैंने इसको नोटेशन दे दिया है कि जिससे कि आप आइडेंटिफाई करें कि ये SI, ये CGS, ठीक है। और इधर कितना आएगा? ये इधर चला आया डिनोमिनेटर में, क्यों? क्योंकि इसको मल्टीप्लाई कर रहा था, तो इधर आएगा तो डिवीजन में जाएगा, तो कितना जाएगा? ये x, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? m L L और T को सेपरेट लिख लेंगे, तो देखते हैं कितना आता है। मतलब हम इसके क्योंकि इसके पावर सेम है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो, m1 m2 का पावर 1, वैसे ही L1 L2 क्या? L1 1 और L1 2, इस तरह से, ठीक है। इसका भी पावर कितना है? 1। लेकिन यहाँ पे टाइम का क्या? तो यहाँ पे टाइम है T1, इसका पावर 1, T2, इसका पावर 1, इस तरह से। ये क्या हो गया? x, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे? इसको यूनिट्स में लिखेंगे, तो ये SI यूनिट का है, ठीक है। 1 किसके लिए है? यहाँ पे मैं बता देता हूँ। 1 डिनोट्स फॉर SI एंड 2 डिनोट्स फॉर CGS, ठीक है। तो यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ मैं। तो मास को किस में लिखते हैं हम SI में बताओ? इसको लिखते हैं हम kg में, और इसको CGS के लिए ग्राम में, इसका पावर है 1। वैसे ही लेंथ को किस में लिखेंगे हम? मीटर में, ठीक है। और CGS के लिए सेंटीमीटर में, इसका पावर कितना है? 1। वैसे ही टाइम को सेकंड में लिखते हैं हम, चाहे SI हो चाहे CGS हो, तो इसका पावर कितना आ गया बताओ? ये कितना था? ये -2 था, तो ये आ गया -2 इज इक्वल टू x, ठीक है। अब इसके बाद में इसको कन्वर्ट करके लिखते हैं हम, कितना आएगा बताओ? 1 kg इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम्स? तो 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय g 1। यहाँ पे आगे 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? तो 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर क्या आ गया? ये सेंटीमीटर का पावर 1, और ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो 1 का पावर -2 मतलब x, ठीक है। तो ये ग्राम कैंसिल, ये सेंटीमीटर कैंसिल, तो 1000 है, तो इसको कैसे लिखते हैं हम? 10⁻³ ब्रैकेट टू द पावर 1। वैसे ही 100 है, तो 100 को कैसे लिखते हैं हम? 10⁻²। कैसे लिखते हैं हम? 10⁻², लेकिन इसका पावर कितना है? 1, और ये 1 का स्क्वायर कुछ भी हो तो 1 ही आता है, तो इसको लिखने की भी जरूरत नहीं। तो x, तो कितना है? 10⁻³ और 10⁻², कितना आया? 10⁻³ इंटू 10⁻² इज इक्वल टू x। तो बताओ स्टूडेंट्स, कितना आएगी वैल्यू बताओ? यहाँ पे मैं बता देता हूँ कितना आएगा। बेस सेम है, पावर्स का एडिशन होगा, मतलब 10⁻³ + 2 इज इक्वल टू x। तो फैक्टर कितना आया? कन्वर्जन फैक्टर कितना आ रहा है? 10⁻5 आ रहा है। तो ये आपको कन्वर्जन फैक्टर की वैल्यू मिली। तो कितनी मिली आपको? x की वैल्यू 10⁻5। जब आप इसको यहाँ पे रखेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि 1 जूल बराबर कितना अर्ग? तो 1 जूल
इज इक्वल टू 10⁵ वर्ग। ये हुआ कन्वर्जन फैक्टर। ठीक है, तो सेम फिजिकल क्वांटिटी है, सेम फिजिकल क्वांटिटी मतलब ये भी एनर्जी, ये भी एनर्जी, लेकिन दोनों डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं। तो ये SI में है, ये CGS में है। देखो डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स, तो उसके बीच का हमने क्या निकाल लिया, कन्वर्जन फैक्टर। ये क्या था आपका x था जो आपने कैलकुलेट कर लिया। तो अब हमें समझ में आया कि 1 जूल मतलब कितना अर्ग, तो कितना अर्ग, तो 10⁵ वर्ग्स। कितना अर्ग, तो 10⁵ वर्ग। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस में डायमेंशन का यूज देखते हैं, जिसमें हम डायमेंशनल एनालिसिस करके किसी फिजिकल क्वांटिटी का करेक्टनेस, ठीक है, रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज के बीच का हम क्या करते हैं, रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं। और आखिरी में उसका कौन सा यूज देखते हैं हम, कि किसी भी सेम फिजिकल क्वांटिटी का अगर डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स में यूनिट्स दिया हुआ है तो उसका कन्वर्जन फैक्टर कितना होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें डायमेंशनल एनालिसिस के अंडर आती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में अब हम क्या करेंगे, डायमेंशनल एनालिसिस के ऊपर के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, और ऐसे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम कवर करेंगे। और स्टूडेंट्स, अगर इस टॉपिक के लिए अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को मेंशन करें। पॉसिबल होगा, जितना पॉसिबल होगा मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसमें आपका लगभग पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। अगले वाले लेक्चर में और भी ज़्यादा सॉल्व हो जाएगा आपका प्रॉब्लम, जिसमें हम इसके ऊपर के न्यूमेरिकल्स लेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।